Hello everyone. In this video we are going to talk about chapter number 5, the fundamental unit of life. In short इस चैप्टर को हम सेल भी बोलते हैं बिकॉज द होल चैप्टर इज़ बेस्ड अपॉन द सेल, इट्स स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या उनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं क्योंकि हमने चैप्टर ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कंप्लीट कर चुका है। सो दीज आर द नोट्स जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर चुके हैं। बच्चे आपको इनको राइट डाउन नहीं करना है, टेक आउट द प्रिंट आउट्स, क्योंकि आप अगर इनको लिखने बैठेंगे इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर आइज़। तो बेटर ये है पीडीएफ में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, टेक द प्रिंट आउट्स और वहाँ पे उनको लर्न करना आप स्टार्ट कर दीजिए। नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने सेंड कर रखे हैं। सो वो तो था रिटन वर्क। रिटन वर्क से अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। तो जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, हेयर इज़ अ क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं, सेल की डेफिनेशन है। ये पूरा चैप्टर में हम सेल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस सेल को जान लेते हैं, ये सेल है क्या। डेफिनेशन में देखिए, सेल इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सेल्स की अरेंजमेंट के कारण होता है। अगर एक स्नेक लॉन्ग है, एलिफेंट टॉल है, जिराफ की नेक हाइटेड होती है, या प्लांट्स कोई शॉर्ट होते हैं कोई टॉल होते हैं, काफ़ियों की स्टेम जो होती है ग्रीन कलर की होती है, कुछ ट्रीज़ हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे स्टेम हमें ब्राउन देखने को मिलती है। तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर हम अपनी आई से एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, किसका बेटा, हर एक चीज़ का नहीं, वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स की अरेंजमेंट के कारण होता है। स्नेक्स में जो सेल हैं इलोंगेटेड मैनर में एक रो बनानी है उन्होंने, ये देखिए एक के बाद एक सेल्स ऐसे अरेंज हो गए हैं। हाइट तो दी नहीं स्नेक को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेंथ दे दी, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ डिफरेंट। अब जैसे मैं ट्री की बात कर रही थी, ट्री में जो हमारी स्टेम होती है वो काफ़ी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है। तो इलोंगेटेड होने का क्या मतलब, ये देखिए स्टेम, तो इन्होंने अपने सेल्स को क्या कर रखा है, एक के ऊपर एक को इंसाइड करा, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो इसलिए ट्री को इतनी अच्छी हाइट मिल गई। सो वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आर सेल्स आर बीइंग अरेंज। जैसा उनका पैटर्न होता है वैसा ही ऑर्गेनिज्म दिखता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इस पर फोकस कीजिए, अभी मैं अंडरलाइन करती हूँ इसको। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शन क्या है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तभी बोलते हैं जब उसमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके केमिकल रिएक्शंस, जैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, जो चीज़ उनके लिए हार्मफुल है, वेस्ट है, अपनी बॉडी से वो थ्रो आउट कर देते हैं। नेक्स्ट ग्रो होते हैं, टाइम के साथ आप उनको रोक नहीं सकते, ग्रोथ उनमें होगी, सेल्स अपना अंदर डिवीजन कर रहे हैं। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में अभी बताई। तो किसी भी चीज़ में हमें ये रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, तो उसकी को ही हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हमारे फंक्शंस हो रहे हैं ये सेल के अंदर परफॉर्म होते रहे हैं। यहाँ पे दे देखिए, सेल मैंने बना लिया है, सेल के अंदर छोटे छोटे और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या हो रहे हैं, केमिकल, ये लिख दिया केमिकल, और इसके बाद रिएक्शन। तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है बेटा कि नहीं सेल क्या करेंगे, मैं तो लिखता अपने हाथ से हूँ, रनिंग करनी है मुझको, मेरी लेग्स चाहिए हैं, लेग से मैं रनिंग करता हूँ। बट लुक एट हियर, वी आर द ऑर्गेनिज्म, लेट मी टेक दैट पेन, ओके, वी आर ऑर्गेनिज्म, लिविंग है, ठीक है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो हु आर वी, वी आर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमें बाहर से देखने को मिलता है। अंदर जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन्स,
ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं, यानी ऑर्गन्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे उसमें छोटे छोटे टिश्यू देखने को मिलेंगे, और टिश्यू को जब हम ओपन अप करके देखेंगे तो वहाँ लास्ट में सेल्स निकलते हैं। ये कुछ ऐसा ही है बेटा, बिल्डिंग को अगर आप बाहर से देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं पाते हैं अंदर कितने रूम्स होंगे। फ्लोर तो बेशक आपको दिख जाए, लेकिन अब तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस हो चुका है, आपको बाहर से बिल्डिंग के फ्लोर का भी नहीं पता चलेगा। आप अंदर घुसोगे तब आपको पता चलेगा ओके इस बिल्डिंग में इतने फ्लोर्स हैं। तो जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जाते हैं ऑर्गन्स दिखते हैं, जैसे बिल्डिंग के अंदर जाएंगे हमें फ्लोर दिखेंगे, फिर रूम्स आते हैं, रूम्स में वॉल आती हैं। अब वॉल के ऊपर जो भी सीमेंट है, प्लास्टर है, पेंट है, उसको उतार के हम देखेंगे तो उसके अंदर ब्रिक्स होती हैं। सो ब्रिक्स से बनी है ना वो बिल्डिंग, लेकिन बाहर बिल्डिंग को जब हम देख रहे हैं तब तो हमें ब्रिक्स नज़र नहीं आ रही। सेम इज़ द थिंग विद द ऑर्गेनिज्म बच्चे। ऑर्गेनिज्म, प्लांट को आप देख ले तो हाँ बहुत सुंदर है, ये बहुत छोटा है, ये ग्रास है, ये इसका फ्लावर है, लेकिन उस फ्लावर को, उस लीफ को, स्टेम को, रूट्स को अगर हम कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें पता चलता है यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, और ये कंपार्टमेंट कुछ नहीं है, इन्हीं कंपार्टमेंट को हम सेल बोलते हैं। जस्ट लाइक ब्रिक, ब्रिक वॉल बनाती है, वॉल से रूम बनता है, रूम से बिल्डिंग बन जाती है। सो हु इज़ द लास्ट सस्टेनिंग यूनिट, सबसे लास्ट में हमें कौन मिला, सेल्स मिले, तो इसलिए इनको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट। अगर आपको लग रहा है आप हाथ से लिख सकते हैं। जैसे ही आपकी स्किन में इंजरी हो जाती है, मान लीजिए वो बर्न हो गया एक पर्टिकुलर जगह से जहाँ से आप अपने पेन को होल्ड कर रहे हैं, तो पेन को होल्ड अब आप नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा बर्न हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो नीचे के जो आपके टिश्यूज़ हैं वो निकल के आ गए, क्योंकि पेन को पकड़ना दूसरे टिश्यूज़ का काम था, दूसरे सेल का काम था। अब हाथ से आप लिख रहे हैं तो ब्रेन के सेल्स भी तो बेटा उसमें इन्वॉल्व हैं। ब्रेन आपका मेमोराइज करता है, वो आपको बताता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट, या मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो कैसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर ब्लड देने के लिए ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड में भी सेल्स हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। फिर न्यूरॉन्स है जो हमारी नर्व्स बनाते हैं, और फिर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोन है, और बोन में भी सेल हैं। So everything, whatever you are doing, it is being done by our cells. तो अभी आप बच्चे, आपको समझ में आया, सेल्स में एक्चुअली सारे काम होते हैं। ये काम किसकी फॉर्म में होते हैं, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिर्फ आप ये मत समझना कि हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव क्लियर्ड यू, एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे 3 हैं। पहले प्लांट्स, सभी प्लांट, चाहे वो ग्रास हो, काफ़ी छोटा है, एल्गी है, थैलस फॉर्म में होती है, आपने वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए देखा होगा, या वो एनिमल है, एनिमल में भी सब वाले टाइप, आपके एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिर हम मंकी को ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं, आंट्स को, इंसेक्ट्स को, सब के सब एनिमल। और तीसरी हमारी कैटेगरी रह गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें दिखते भी नहीं है। सो जो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी वो किससे बनी हुई है, सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कितनी वैरायटी के पाए जाते हैं, 3, या तो प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। हम इस बीच वाली कैटेगरी में आते हैं। क्या हम प्लांट हैं, नो। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, नहीं, हम तो काफ़ी बड़े हैं, तो इसीलिए हम क्या हैं, एनिमल हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। सो ये तो था सेल का इंट्रोडक्शन। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको टाइम लगा के समझाया कि स्ट्रक्चर भी ये हमें देते हैं, और हमारे सारे काम यानी हमारे सारे फंक्शंस यही परफॉर्म करते हैं। सेल्स को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत शानदार दिख रही है, क्यों ना हम इसकी सारी ब्रिक्स निकाल लें। सारी ब्रिक्स अगर गिर जाएंगी या हम उनको निकाल लेते हैं, डैमेज हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो बिल्डिंग का वेट टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो क्या बिल्डिंग बचेगी, नहीं बचेगी। तो ऐसे ही अगर हमारे सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। डिस्कवरी, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। द ईयर वॉज 1665। वो अपनी लेबोरेटरी में कॉक को ऑब्जर्व कर रहा था मैग्नीफाइंग ग्लास से, और फिर उसने क्या देखा, ये कॉक क्या होती है,
कोक होती है ट्री की डेड स्किन, जो स्टेम पे ये ब्राउन ब्राउन सी आप स्टेम देखते हैं ना, काफ़ी रफ होती है, किसी ट्री की आप हाथ लगाते हो तो उसके टिश्यूज़ को कोक कहा जाता है, वो डेड होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इतनी हार्ड होती है। तो कोक में उसने क्या देखा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इसने नाम क्या दे दिया, सेल। फिर बाद में आए एंटोन लेवेनहुक, क्योंकि ये तो सिर्फ उसने डेड ऑब्जर्व किया था, उसने सिर्फ इतना बताया कि हाँ भाई कोक किसका पार्ट है, ट्री का पार्ट है, इसमें कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, इतना उन्होंने बता दिया था। इनक्लोज्ड कॉन्टैक्ट को कंपार्टमेंट को उसने क्या बोला, दैट दीज आर द सेल्स। फाइन, उसके बाद हमारे लेवेनहुक आए। लेवेनहुक ने इनको लिविंग यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने पॉन्ड वाटर को जब ऑब्जर्व किया तो उनको क्या दिखाई दिया, ओके इसमें भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, यानी सेल डेड नहीं है, सेल क्या है, हमारे लिविंग हैं।